नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि खूबसूरती एक वरदान है, पर कभी कभी यही खूबसूरती किसी के लिए अभिशाप बन जाती है। और जब वो अभिशाप मौत के बाद भी साथ रहे तो वो कहानी भयानक हो जाती है। मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी खूबसूरती ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और मौत के बाद वो खूबसूरती एक खतरनाक हथियार बन गई। ये कहानी है मोहिनी की, एक ऐसी लड़की की जो आज भी उस इलाके में भटकती है और जो भी उसकी खूबसूरती के जाल में फंसता है वो वापस नहीं आता। मैं उस इंसान की कहानी बताने जा रहा हूं जो किस्मत से बच गया। वो इंसान मैं हूं। मेरा नाम कार्तिक है। मैं मुंबई में रहता हूं और एक फोटोग्राफर हूं। मुझे पुरानी इमारतों की फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। खंडहर, पुराने किले, बंद पड़ी हवेलियां, मुझे इन जगहों में एक अलग ही खूबसूरती दिखती है, एक कहानी दिखती है। और इसी शौक ने मुझे उस जगह पर पहुंचा दिया जहां मेरी जान बचना एक चमत्कार था। मार्च 2021 की बात है। मुझे इंस्टाग्राम पर एक पेज मिला जो महाराष्ट्र की पुरानी जगहों के बारे में जानकारी देता था। उसमें एक पोस्ट थी कोल्हापुर के पास एक पुरानी हवेली के बारे में। नाम था मोहिनी महल। पोस्ट में लिखा था कि यह हवेली करीब 150 साल पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने की। बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर, पर पिछले 50 सालों से बंद पड़ी है। कोई वहां नहीं जाता। मैंने उस पेज के एडमिन से संपर्क किया, पूछा कि वहां कैसे पहुंच सकता हूं। उसने मुझे रास्ता बताया, पर साथ में एक चेतावनी भी दी। भाई, फोटो खींचनी है तो दिन में जाना और शाम होने से पहले वापस आ जाना। रात को मत रुकना वहां। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा, लोकल लोग कहते हैं कि वहां कुछ है। रात को अजीब आवाजें आती हैं, लोग गायब हो जाते हैं। पर मैं नहीं जानता कि यह सच है या बस अफवाह। बस इतना कह सकता हूं कि सावधान रहना। मैं हंस पड़ा। मुझे इन चीजों पर कभी विश्वास नहीं रहा। मैंने सोचा कि लोग बस डरते हैं पुरानी जगहों से, भूत प्रेत की कहानियां बना देते हैं। मैंने अपने दोस्त राहुल को फोन किया। यार, चलेगा ना कोल्हापुर? एक पुरानी हवेली है, फोटो खींचनी है। राहुल तुरंत तैयार हो गया। हाँ भाई, चलते हैं। कब जाना है? अगले हफ्ते 15 मार्च को निकलते हैं। 15 मार्च को हम दोनों मुंबई से निकले, मेरी गाड़ी में। करीब 400 किलोमीटर का सफर था। हम सुबह 6 बजे निकले, दोपहर तक कोल्हापुर पहुंच गए। वहां से उस हवेली तक और 30 किलोमीटर था, एक छोटे से गांव के पास। हम दोपहर के 2 बजे उस जगह पर पहुंचे। गाड़ी से उतरकर जब मैंने वो हवेली देखी तो मेरी सांस रुक गई। कितनी खूबसूरत थी। 3 मंजिला, बड़े बड़े खंभे, नक्काशीदार दरवाजे, खिड़कियां, बालकनी, सब कुछ बहुत ही शानदार था। हालांकि अब वो टूट फूट चुकी थी, दीवारों का रंग उड़ गया था, कहीं कहीं दरारें थीं, पर फिर भी उसमें एक अलग ही आकर्षण था। हवेली के बाहर एक बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था मोहिनी महल 1870 और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था प्रवेश वर्जित। यार, यहां तो लिखा है कि अंदर मत जाओ, राहुल ने कहा। अरे कोई नहीं है यहां देखने वाला, चल अंदर चलते हैं, बस फोटो खींचनी है, 1-2 घंटे में निकल लेंगे, मैंने कहा। हम दोनों मुख्य गेट के पास गए। गेट में ताला नहीं था, बस एक जंग लगी सांकल थी। मैंने उसे खोला। गेट की कब्जें चरमराई। आवाज बहुत तेज थी, जैसे किसी ने बरसों से उसे छुआ नहीं हो। हम अंदर दाखिल हुए। सामने एक बड़ा आंगन था, बीच में एक फव्वारा था, सूखा हुआ। उसके चारों तरफ घास उगाई थी। आंगन के तीनों तरफ हवेली की इमारत थी, बड़ी बड़ी खिड़कियां, बालकनी, सीढ़ियां। मैंने अपना कैमरा निकाला, फोटो खींचना शुरू किया, हर कोण से, हर दीवार की, हर खिड़की की। राहुल भी अपने मोबाइल से फोटो खींच रहा था। हम धीरे धीरे अंदर के कमरों में गए। बड़े बड़े हॉल, कमरे, रसोई, सब कुछ खाली था। कुछ जगहों पर पुराने फर्नीचर पड़े थे, टूटी हुई कुर्सियां, मेजें। एक कमरे में एक पुराना बिस्तर भी था। और फिर हम ऊपर की मंजिल पर गए। सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे थोड़ा अजीब लगा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, चल ऊपर चलते हैं। पहली मंजिल पर कई कमरे थे। हम एक एक करके सब देखने लगे। एक कमरे में एक बड़ा शीशा रखा था, दीवार पर टंगा हुआ, बहुत पुराना।
उसमें कुछ धब्बे पड़ गए थे, पर अभी भी काम करता था। मैं उस शीशे के सामने खड़ा हो गया अपनी फोटो खींचने के लिए। मैंने कैमरा सेट किया और क्लिक किया। फिर कैमरे की स्क्रीन पर फोटो देखी और मेरा दिल धक से रुक गया। फोटो में मैं था शीशे के सामने, पर शीशे में मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था, उसमें किसी और का रिफ्लेक्शन था। एक लड़की का, लंबे बाल, सफेद कपड़े। वो मुझे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर शीशे में देखा, अब वहां मेरा ही रिफ्लेक्शन था, कोई लड़की नहीं। राहुल, राहुल यहां आ, मैंने घबराते हुए कहा। राहुल दूसरे कमरे में था। वो दौड़ कर आया। क्या हुआ? ये देख, ये फोटो देख। मैंने उसे कैमरा दिखाया। राहुल ने फोटो देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यार, ये कौन है? तू तो अकेला था ना? हाँ यार, मैं अकेला था, पर इस फोटो में, इस शीशे में, ये लड़की, ये कहां से आई? हम दोनों डर गए। चल यहां से निकलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, राहुल ने कहा। मैं भी सहमत था। हम नीचे की तरफ जाने लगे, पर तभी राहुल रुक गया। सुन, कोई गा रहा है, उसने कहा। मैंने ध्यान से सुना। हाँ, कहीं से संगीत की आवाज आ रही थी। कोई गाना गा रहा था, बहुत मीठी आवाज, बहुत सुरीली, पर बहुत पुरानी, जैसे कोई ग्रामोफोन बज रहा हो। हम दोनों उस आवाज की तरफ गए। आवाज ऊपर से आ रही थी, दूसरी मंजिल से। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे पता था कि यह गलत है, हमें वापस जाना चाहिए, पर मैं रुक नहीं पा रहा था। वो आवाज मुझे खींच रही थी। दूसरी मंजिल पर एक बड़ा हॉल था। उसके बीच में एक झूमर लटका था, बहुत पुराना, टूटा हुआ, और उसी हॉल के एक कोने में एक ग्रामोफोन रखा था, और वो बज रहा था अपने आप। यार, यह कैसे बज रहा है? राहुल की आवाज कांप रही थी। मैं उस ग्रामोफोन के पास गया। उसमें एक पुरानी रिकॉर्ड घूम रही थी, और उसमें से गाना बज रहा था, कोई पुराना हिंदी गाना, 1950 से 60 के दशक का लग रहा था। मैंने ग्रामोफोन को बंद करने की कोशिश की, पर मेरा हाथ उस पर जाते ही मुझे एक झटका सा लगा, बहुत तेज। मैं पीछे हट गया। चल भाग यहां से, मैं चिल्लाया। हम दोनों भागे, सीढ़ियां उतरने लगे, पर तभी अचानक सामने से एक लड़की आ गई, इतनी तेजी से कि हम दोनों रुक गए। वो लड़की, वो बहुत खूबसूरत थी। लंबे काले बाल, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पतले होंठ। उसने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी, पुराने जमाने की, और उसके गले में मोतियों का हार था। वो हमें देखकर मुस्कुराई। आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज बहुत मीठी थी, पर उसमें कुछ अजीब था, जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसे देखता रह गया। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। राहुल ने मेरी बांह खींची। कार्तिक, चलते हैं। पर मैं वहीं खड़ा रहा, उस लड़की को देखता रहा। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया। आप फोटोग्राफर हैं, मेरी फोटो खींचेंगे? हाँ, हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा। मेरी अपनी आवाज मुझे पराई लग रही थी। कार्तिक, तू पागल हो गया है क्या? चल यहां से, राहुल चिल्लाया। पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैं अपना कैमरा उठाने लगा। लड़की मुस्कुराई। मेरा नाम मोहिनी है, ये मेरा घर है। क्या था, बहुत साल पहले। मोहिनी, बहुत अच्छा नाम है, मैंने कहा। राहुल ने मेरा कैमरा छीनने की कोशिश की। कार्तिक, होश में आ, ये लड़की, ये कोई इंसान नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? देख नहीं रहा है तू? वो यहां खड़ी है। मैंने उसे धक्का दिया। मोहिनी हंसी। उसकी हंसी की आवाज घंटियों की तरह थी। आपका दोस्त डर गया है, पर आप नहीं डरे ना? नहीं, मैं क्यों डरूंगा, मैंने कहा। मोहिनी ने अपना हाथ बढ़ाया। चलिए मेरे साथ, मैं आपको यह घर दिखाती हूं, हर कोना, हर कमरा। मैं उसके पीछे चलने लगा। राहुल ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैंने उसे हटा दिया। मोहिनी मुझे ऊपर ले गई, तीसरी मंजिल पर। वहां एक बड़ा कमरा था, बहुत खूबसूरत। दीवारों पर पेंटिंग्स थीं, एक बड़ा बिस्तर था, ड्रेसिंग टेबल, शीशा। यह मेरा कमरा था, मोहिनी ने कहा। यहीं मैं रहती थी, यहीं मैं तैयार होती थी, यहीं मैं सपने देखती थी। बहुत खूबसूरत है, तुम भी बहुत खूबसूरत हो, मैंने कहा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा हूं, बस बोलता जा रहा था। मोहिनी मुस्कुराई। वो मेरे पास आई, बहुत पास, इतना कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था।
पर रुको, सांसें नहीं थीं, कोई सांस नहीं। वो सांस नहीं ले रही थी। और तभी मुझे एहसास हुआ, उसका शरीर, वो वो गर्म नहीं था, वो बर्फ जैसा था। मुझे उसके पास खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी फ्रिज के अंदर खड़ा हूं। तुम कौन हो? मैंने घबराते हुए पूछा। मोहिनी की मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा बदलने लगा, उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी, उसकी आंखें अब वैसी नहीं रहीं। अब वो खोखली लग रही थी। मैं मोहिनी हूं और मैं यहीं रहती हूं, हमेशा से और हमेशा रहूंगी। उसकी आवाज अब बदल गई थी। अब वो डरावनी हो गई थी। मैं पीछे हटा। नहीं, तुम तो, मैं मर चुकी हूं। हां, 50 साल पहले इसी कमरे में, इसी बिस्तर पर मेरे पति ने मुझे मार डाला, मेरी खूबसूरती से झलकर। उसे लगता था कि मैं किसी और से प्यार करती हूं, पर वो झूठ था। मैं सिर्फ उससे प्यार करती थी, पर उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसने मेरा गला घोंट दिया यहीं, और फिर वो भाग गया, ये घर छोड़कर। और मैं यहीं रह गई, हमेशा के लिए। मेरे पैर कांपने लगे। मैं दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। आप कहीं नहीं जा सकते, अब आप मेरे हैं, हमेशा के लिए, मोहिनी ने कहा। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। नहीं, छोड़ो मुझे, मैं जाना चाहता हूं, मैं चिल्लाया। पर वो रुकी नहीं, वो मेरे बिल्कुल पास आ गई। उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। मुझे लगा कि मेरी त्वचा जल जाएगी। मुझे अकेलापन नहीं पसंद, मुझे साथ चाहिए, और अब आप मेरे साथ रहेंगे, हमेशा, उसने कहा। और फिर वो मेरे और करीब आने लगी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास, उसके होंठ, वो मुझे किस करने वाली थी। मैं अपनी आंखें बंद कर लिया। मैं जानता था कि यह मेरा अंत है। पर तभी दरवाजा टूटा, जोर की आवाज के साथ, और राहुल अंदर आया। उसके हाथ में एक बड़ी लोहे की रॉड थी। कार्तिक, भाग यहां से, वो चिल्लाया। मोहिनी ने अचानक राहुल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ राहुल की तरफ उठाया, और राहुल हवा में उठ गया, दीवार से जा टकराया। मैं उस पल भागा, दरवाजे की तरफ, पर मोहिनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। तुम कहीं नहीं जाओगे, उसने कहा। राहुल ने किसी तरह उठकर वो रॉड उठाई और मोहिनी पर फेंकी। रॉड उसके शरीर से होकर गुजर गई। कोई असर नहीं हुआ। मोहिनी हंसी। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, मैं पहले से ही मर चुकी हूं। पर उसी पल राहुल ने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक छोटा सा ताबीज। उसकी दादी ने उसे दिया था, हनुमान जी का। उसने वो ताबीज मोहिनी की तरफ फेंका, और जैसे ही वो ताबीज उसके पास गया, मोहिनी ने एक चीख मारी, इतनी तेज चीख कि पूरा कमरा गूंज गया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। भाग, राहुल ने चिल्लाया। हम दोनों भागे, बाहर, सीढ़ियों से नीचे। पीछे से मोहिनी की चीखें आ रही थीं, कमरे की चीजें उड़ रही थीं, दीवारें हिल रही थीं। हम नीचे आंगन में पहुंचे और सीधे गेट की तरफ भागे। गेट खोला और बाहर निकल गए। गाड़ी में बैठे। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की, और तभी हमने देखा, मोहिनी हवेली की बालकनी में खड़ी थी, हमें देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। उसने अपना हाथ हमारी तरफ उठाया। मैंने एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। हम वहां से निकल गए। पूरे रास्ते हम दोनों चुप रहे, कोई नहीं बोला, बस सोचते रहे कि क्या हुआ, हम कैसे बच गए। कोल्हापुर पहुंचकर हम एक होटल में रुके। रात भर सो नहीं पाए। बस वो चेहरा याद आता रहा, मोहिनी का चेहरा। अगले दिन हमने उस इलाके के कुछ बुजुर्गों से बात की। उन्होंने हमें पूरी कहानी बताई। मोहिनी एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। 1960 के दशक में उसकी शादी एक अमीर जमींदार से हुई। वो हवेली उसी जमींदार की थी, पर जमींदार बहुत शक्की था। उसे हमेशा लगता था कि मोहिनी किसी और से प्यार करती है। वो उसे मारता था, प्रताड़ित करता था। एक रात 1969 में उसने नशे में मोहिनी का गला घोंट दिया, मार डाला, और फिर घबराकर भाग गया, हवेली छोड़कर। कभी वापस नहीं आया। मोहिनी की लाश हफ्तों बाद मिली, सड़ी हुई। उसका अंतिम संस्कार हुआ, पर उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। वो उस हवेली में ही रह गई।
तब से कई लोग उस हवेली में गए और कई वापस नहीं आए। कुछ लोग मोहिनी को देखकर उसकी खूबसूरती में फंस गए और फिर गायब हो गए। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। हम भाग्यशाली थे कि बच गए। राहुल का वो ताबीज हमें बचा गया। आज कई साल बीत गए उस घटना को, पर मैं अभी भी उस दिन को भूल नहीं पाया हूं। मोहिनी का वो चेहरा, उसकी वो आवाज, उसका वो स्पर्श, सब कुछ आज भी याद है। मैंने उसके बाद कभी पुरानी हवेलियों की फोटोग्राफी नहीं की। मेरा शौक खत्म हो गया। डर ने उसकी जगह ले ली। अब मैं सिर्फ शादी ब्याह की फोटोग्राफी करता हूं, सुरक्षित, सामान्य। राहुल के साथ मेरी दोस्ती और गहरी हो गई। उसने मेरी जान बचाई। अगर वो उस दिन साथ नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं होता। मैं भी उन लोगों में शामिल होता जो उस हवेली में गायब हो गए। पर एक बात जो मुझे आज भी परेशान करती है वो यह है कि मोहिनी ने मुझे क्यों चुना। उस हवेली में और भी लोग आए होंगे, पर उसने मुझे ही क्यों अपना निशाना बनाया। मैंने इस पर बहुत सोचा और फिर मुझे समझ आया। मोहिनी सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो अकेली थी, दुखी थी। उसे प्यार की तलाश थी। उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसे समझे, उसके दर्द को महसूस करे। और शायद उसे लगा कि मैं वो इंसान हूं, क्योंकि मैं भी उस समय अकेला था। मेरी हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। मैं भी दुखी था। शायद उसने मेरे अंदर की उदासी देखी और सोचा कि हम दोनों एक जैसे हैं, पर यह गलत था। हम एक जैसे नहीं थे। मैं जिंदा था, वो मर चुकी थी। मैं आगे बढ़ सकता था, वो नहीं। वो उस हवेली में फंसी थी, हमेशा के लिए। कभी कभी मुझे उस पर तरस आता है। हाँ, मैं जानता हूं कि यह सुनने में अजीब लगता है, पर सच है। मोहिनी ने जो किया वो गलत था, पर उसके पीछे का दर्द असली था। उसके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। उसे न्याय नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। और जब मैं औरतों के साथ होने वाली हिंसा के बारे में सुनता हूं तो मुझे मोहिनी याद आती है। वो भी एक शिकार थी, घरेलू हिंसा की, और उसका दर्द इतना गहरा था कि मौत के बाद भी वो शांत नहीं हुई। मैंने इस घटना के बाद बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी बात यह कि खूबसूरती एक वरदान है, पर कभी कभी यह एक अभिशाप भी बन जाती है, खासकर औरतों के लिए। लोग उन्हें सिर्फ उनकी खूबसूरती से जज करते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझते, उनके दर्द को नहीं देखते। मोहिनी बहुत खूबसूरत थी, पर वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी। वो एक इंसान थी जिसके दिल में भावनाएं थीं, सपने थे, इच्छाएं थीं, पर किसी ने उसे वो नहीं दिया जो वो चाहती थी। सिर्फ प्यार, सिर्फ सम्मान। मैंने उस घटना के बाद अपनी जिंदगी में भी बदलाव किए। अब मैं औरतों को ज्यादा सम्मान देता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, उनके दर्द को समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और मोहिनी बने, कोई और इतना दुखी हो कि मौत के बाद भी वो शांति ना पाए। पिछले साल मेरी शादी हुई एक बहुत अच्छी लड़की से। उसका नाम है आरती। मैंने उसे मोहिनी की कहानी सुनाई। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, पर जब मैंने उसे वो फोटो दिखाई जो मैंने उस शीशे के सामने ली थी तो वो सन्न रह गई। तुम सच में बच गए कार्तिक, यह तो चमत्कार है, उसने कहा। हाँ, राहुल ने मेरी जान बचाई। अगर वो नहीं होता तो सोचना भी मत। अब तुम सुरक्षित हो, मेरे साथ हो। आरती ने मेरा हाथ पकड़ा। हम दोनों खुश हैं, पर कभी कभी रात को जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे मोहिनी याद आती है। मुझे लगता है कि वो अभी भी उस हवेली में है, अकेली, इंतजार कर रही है किसी का, किसी ऐसे का जो उसका साथ दे, उसका दर्द समझे। और यह बात मुझे बहुत दुखी करती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसे कभी शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके साथ हुए अन्याय का बदला नहीं मिलेगा, जब तक उसका पति सजा नहीं भुगतेगा। मैंने उस जमींदार के बारे में जानने की कोशिश की। पता लगाया तो पता चला कि वो 1975 में एक सड़क दुर्घटना में मर गया, पर उसे कोई सजा नहीं मिली, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। वो बच गया। और मोहिनी, वो आज भी उस हवेली में है, आज भी इंतजार कर रही है, न्याय का, शांति का, प्यार का। कुछ महीने पहले मैंने उस हवेली के बारे में न्यूज में पढ़ा। सरकार ने उसे तोड़ने का फैसला किया है। वहां एक नया रिजॉर्ट बनाया जाएगा। मुझे यह सुनकर अजीब लगा। क्या हवेली के टूटने से मोहिनी को मुक्ति मिल जाएगी, या वो वहीं रहेगी?
उस जमीन पर। मैं नहीं जानता, पर मुझे उम्मीद है कि उसे शांति मिले किसी तरह से। वो इसकी हकदार है। आज रात फिर से पूर्णिमा है। चांद पूरा निकला हुआ है। मैं अपनी बालकनी में खड़ा हूं, दूर देख रहा हूं और सोच रहा हूं मोहिनी के बारे में। क्या वो आज भी उस हवेली में है? क्या वो आज भी किसी का इंतजार कर रही है? क्या वो मुझे याद करती है? मुझे नहीं पता, पर एक बात मैं जरूर जानता हूं, उसकी कहानी ने मुझे बदल दिया, मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, और इसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूं। मोहिनी, जहां भी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा दर्द खत्म हो और तुम आखिरकार आजाद हो सको उस हवेली से, उस दुख से, उस गुस्से से। तुम इसकी हकदार हो, तुम हमेशा हकदार थी, पर समाज ने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम चाहती थी। तुम्हारे पति ने तुम्हें वो नहीं दिया और आज तुम उसी दर्द में फंसी हो। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी मदद कर पाता, तुम्हें उस दर्द से निकाल पाता, पर मैं नहीं कर सकता। यह तुम्हारी यात्रा है और तुम्हें खुद ही इसे पूरा करना होगा। बस इतना याद रखना कि तुम अकेली नहीं हो। बहुत सारी औरतें हैं जो तुम्हारे जैसे दर्द से गुजरी हैं, आज भी गुजर रही हैं, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें न्याय दिलाएं, उन्हें सम्मान दें, उन्हें प्यार दें, ताकि कोई और मोहिनी ना बने, कोई और इतना दुखी ना हो, कोई और मौत के बाद भी शांति ना पाए। ये मेरा वादा है तुमसे और सभी औरतों से जो दुख में हैं। मैं लड़ूंगा उनके अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी आजादी के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि क्या होता है जब एक औरत को न्याय नहीं मिलता। मैंने देखा है कि कैसे वो दर्द पीढ़ियों तक रहता है, कैसे वो आत्मा शांत नहीं होती, और मैं नहीं चाहता कि यह फिर से हो, कभी नहीं। आज मैं एक एनजीओ के साथ काम करता हूं जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करता है। मैं उनकी कहानियां सुनता हूं, उनके दर्द को समझता हूं और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करता हूं। हर बार जब मैं किसी महिला की कहानी सुनता हूं तो मुझे मोहिनी याद आती है, और मैं सोचता हूं कि अगर उस समय किसी ने उसकी मदद की होती, अगर किसी ने उसकी बात सुनी होती, तो आज वो शांति से होती, खुश होती, जिंदा होती। पर ऐसा नहीं हुआ और अब बहुत देर हो चुकी है। पर कम से कम मैं यह कर सकता हूं कि दूसरी औरतों की मदद करूं, ताकि उनके साथ वो ना हो जो मोहिनी के साथ हुआ। यह मेरा मिशन है, मेरा उद्देश्य, और मैं इसे तब तक जारी रखूंगा जब तक जिंदा हूं। मोहिनी ने अनजाने में मुझे यह सिखाया। उसने मुझे दिखाया कि औरतों के साथ होने वाली हिंसा कितनी खतरनाक हो सकती है, कैसे यह एक औरत को तोड़ सकती है, उसकी आत्मा को बेचैन कर सकती है, मौत के बाद भी। और इसीलिए मैं उसका शुक्रगुजार हूं। उसने मुझे एक सबक सिखाया जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। पिछले हफ्ते मुझे एक खबर मिली, उस हवेली को तोड़ दिया गया। अब वहां कुछ नहीं बचा, सिर्फ मलबा। मुझे यह सुनकर राहत मिली और साथ ही दुख भी। राहत इसलिए क्योंकि अब कोई और वहां नहीं जाएगा, कोई और खतरे में नहीं पड़ेगा, और दुख इसलिए क्योंकि मोहिनी का आखिरी निशान भी मिट गया। अब कोई नहीं जानेगा कि वहां कभी एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका दिल बहुत कोमल था, जो सिर्फ प्यार चाहती थी। पर मैं याद रखूंगा, मैं हमेशा याद रखूंगा मोहिनी को, उसकी कहानी को, उसके दर्द को, और मैं उसे अपने तरीके से सम्मान दूंगा। उन औरतों की मदद करके जो आज भी दुख में हैं, उन्हें न्याय दिलाकर, उन्हें सम्मान देकर। यह मेरा तरीका है मोहिनी को श्रद्धांजलि देने का। ये मेरा तरीका है उसे बताने का कि वो अकेली नहीं थी, कि उसका दर्द व्यर्थ नहीं गया, कि उसने किसी की जिंदगी बदल दी, मेरी जिंदगी और उन सभी औरतों की जिंदगी जिनकी मैंने मदद की और आगे भी करूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, मोहिनी की कहानी, एक खूबसूरत लड़की की जो अपनी खूबसूरती की वजह से बर्बाद हो गई, जिसके साथ अन्याय हुआ और जो आज भी शायद कहीं भटक रही है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर दें। और हाँ, एक बात याद रखना, अपने आसपास की औरतों का सम्मान करना, उनकी बात सुनना, उनके दर्द को समझना, क्योंकि हर औरत की एक कहानी होती है, एक दर्द होता है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे समझें, उसे सहारा दें, ताकि कोई और मोहिनी ना बने, ताकि कोई और इतना दुखी ना हो,
ताकि कोई और अपनी खूबसूरती को अभिशाप ना समझे। खूबसूरती एक वरदान है और हर औरत को अधिकार है कि वो खूबसूरत महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे, सम्मानित महसूस करे। और यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें यह एहसास दिलाएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और याद रखें, औरतों का सम्मान करें हमेशा। शुभ रात्रि।